जिंदगी में अगर आप अपनी फैमिली को सबसे बड़ा कोई तोहफा देना चाहते हो ना, वो टर्म इंश्योरेंस है। कारण क्या है? आप अपने घर के सोल ब्रेड प्रोवाइडर हो। घर पे कोई दिक्कत हो जाए और कोई कॉम्प्रोमाइज करे ना करे, आप कॉम्प्रोमाइज करते हो क्योंकि आप मना नहीं कर सकते हो। वैसे ही अगर भगवान ना करे कल सुबह किसी की डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? अगर आप सोच रहे हो आपके ब्रदर्स और कजन्स और आपके और रिलेटिव्स, ब्रो एक ना रियलिस्टिक बात बताना चाहता हूँ आपको। देयर इज अ चांसेस वो करेंगे, और देयर इज अ बिग चांस आजकल की दुनिया में आसपास देख रहे हो कोई आपकी फैमिली का आपके बिना ख्याल नहीं रखता। आपके मम्मा पापा भी कितनी देर कर लेंगे, उनकी एज भी बढ़ रही है। अगर आप अमर नहीं हो और आपका अपनी जिंदगी के ऊपर फुल कंट्रोल नहीं है कि जिंदगी आपसे बिना पूछे कभी नहीं जा सकती, तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है। मैं कोई पॉलिसी बेचने वाला नहीं हूँ, ना मेरा कोई गोल है, ना मैं बोलूंगा ये पॉलिसी आपको बाय करनी है और यही चीज आपको बाय करनी है। मेरा ये मकसद रहेगा आपको पता हो कि आपकी टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होती क्या है, कौन सी एज में आपको ये लेनी चाहिए और इसका क्या फायदा मिलेगा, कितना आपका प्रीमियम होना चाहिए, कितना अमाउंट की ये सम इंश्योर्ड आपकी होनी चाहिए, आप कितने टेन्योर के लिए लेना चाहते हो, 60, 70, 80, इसके आपको फायदे नुकसान क्या रहेंगे। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि जो आप लमसम पे करोगे, आपको मंथली या ईयरली पे करोगे, आपको कितना फर्क आएगा, क्योंकि इसमें पेमेंट ऑप्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर ये आपको कल को मिलता है तो आपकी जो फैमिली है वो उसको कैसे इसको लेना चाहिए, क्योंकि कंपनीज ना यहाँ पे बहुत बड़ा झोल करती हैं, जिससे हमें बचना है ताकि हमारी फैमिली का नुकसान ना हो। और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिस करके ये आपके क्लेम्स कंपनी ना मना कर देती हैं। बॉस छोटी सी चीज़ करके वो ना मिले ना, तो इन दी एंड ना उसका सारा मोटिव ही खत्म हो गया अगर आपकी फैमिली का वो मदद ना कर पाए। सबसे पहले ना लाइफ इंश्योरेंस होती क्या है? आपकी डेथ के बाद एक लमसम आपकी फैमिली को, जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। अब इनके टाइप्स को जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इतनी सारी टाइप्स हैं यार, जबरदस्ती बना रखी हैं। मैं इसको ना 3 में बेसिक डिवाइड करूंगा। पहली टर्म, आपने थोड़े पैसे दिए, आपको फुल फायदा, एक बड़ा लमसम अमाउंट, रिटर्न नहीं मिलने वाली। बस ध्यान रखना है ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी प्रोटेक्शन है फैमिली की। दूसरा है, इसमें क्या आपका ना जो प्रीमियम है वो थोड़ा भर जाएगा मंथ का, बट यार इसमें क्या है, जब मेच्योरिटी होगी ना, अगर आपको इसकी जरूरत ना पड़ी, भगवान करे फैमिली को जरूरत नहीं पड़ी ना, तो जो आपने पैसे दिए थे, सपोज करो आपने 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपने इतने सालों में उनको दिए हैं, वो आपको वापस कर देंगे। वही अगर SIP कर दोगे ना, तो बॉस उससे तो ज़्यादा आप कमा लोगे वापस। एक इंश्योरेंस है और साथ में इन्वेस्टमेंट प्लान है। फॉर एग्जाम्पल यूलिप वगैरह हो गया, लाइफ इंश्योरेंसेज वगैरह हो गया, या LIC वगैरह हो गया। इसमें क्या है कि बॉस ये ना आपकी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और आपको कहते हैं कि आपके अगर आपको जरूरत नहीं पड़ी तो आपको इतना लमसम हम वापस देंगे। पर यहाँ पे ना एक छोटा सा झोल है, या कभी कैलकुलेट करना कि कितने % वो रिटर्न बन रहा है। बॉस मोस्ट केसेस में ना एक FD से भी कम वो बन रहा होता है। तो हमें ये ख्याल रखना है कि हम क्यों बाय कर रहे हैं। आपको लमसम चाहिए ज़्यादा, उसमें लमसम कम है, और बॉस उसमें ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा आप कहीं और इन्वेस्ट कर दो। कहीं और इन्वेस्ट करोगे ना, उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएंगे। आपको ये कब लेनी चाहिए? सपोज करो कि आप एग्जांपल लेके चलते हैं, 20-21 साल में आपने ये डिसीजन ले लिया, आपका 12 से 1400 रुपए के आसपास का आपका प्रीमियम बना, वो प्रीमियम वहीं पे लॉक हो जाएगा। अब सोच के देखो, आप 45, 50, 60 साल तक वो उतना ही प्रीमियम इनको दे रहे हो, और कल को इन्फ्लेशन भी हो जाएगी, आपकी पे बढ़ जाएगी, आपको ये अमाउंट कुछ भी नहीं लगेगा। अब वही 10 साल बाद यही प्रीमियम अराउंड 4-5 हज़ार बढ़ जाएगा। तो बेटर है जितना जल्दी ले सकते हो उसको ले लो। सबसे पहले ना आप लोगे कैसे, मैंने आपको पॉलिसी बाजार पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी यहाँ पे बाई की है और मेरी इनसे कोई एफिलिएशन नहीं है, राइट। आप वेबसाइट पे जाओगे, सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा, आपका एज पूछेगा, फिर इसने आपसे पूछना है कि आपका फ़ोन नंबर क्या है। ये तीनों चीज़ें आप दो, उसके बाद आपने अगले पेज पे चल जाना है। वहाँ पे इसने पूछना है आपकी जॉब क्या है और आपकी इनकम कितनी है। सबसे ज़रूरी, स्मोकिंग तो नहीं करते हो। यहाँ पे ना बहुत बड़ा झोल है बॉस। अगर आप स्मोकिंग करते हो ना, तो आपका प्रीमियम ना 2-3 हज़ार बढ़ जाएगा। आपने स्मार्टनेस नहीं करनी है कि मैं ना लिख देता हूँ नो स्मोकिंग, बिकॉज भाई कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। आपने अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए पॉलिसी तो खरीद ली, और पॉलिसी खरीदने के बाद आपने वहाँ पे लिख दिया कि मैं स्मोक नहीं करता, और आप स्मोकिंग करते हो, पक्का रिजेक्शन है। जिस दिन जरूरत पड़ी ना, उस दिन कहना है आप स्मोकिंग करते हो, आपने झूठ बोला। तो कभी भी कोई पॉलिसी खरीदते वक्त झूठ हमने
नहीं बोलना है। अगर झूठ बोला ना, दे विल गेट अ चांस। मेरा मोटिव ही है कि कोई ऐसा कारण ना हो जिस करके आपको क्लेम ना मिले। पहले जनरल रूल लगा के चलते हैं कि आपको कितनी की पॉलिसी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि सपोज करो कि आज के दिन अगर आपकी 10 लाख के आसपास की पे है, तो आपकी कम से कम 15 से 20 गुना होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 20 ईयर्स के लिए तो आपकी फैमिली को सपोर्ट करते, बाद में कोई ना कोई आपकी फैमिली का बंदा इतना ग्रो कर जाएगा कि वो संभाल ले। तो अगर आपकी 10 लाख की हम लगा के चलें आपकी इनकम है, तो मैं लगा के चलूँगा आपके पास 2 CR का होना चाहिए। तभी देखो हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आप 21 साल के हो, आपने 2 करोड़ का लेना, आपको सिर्फ 1400 के आसपास के, और जब 1200, 1300, 1400 डिफरेंट पॉलिसीज का आपको इतना पड़ने वाला है। अब आपने 2 करोड़ की पॉलिसी सिलेक्ट करके ना अपनी जो बच्चों की एजुकेशन वगैरह तो सिक्योर कर ली। अब ना बॉस, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आपका जो लाइफ कवर है वो 60 ईयर्स तक हो, 70 तक हो, 80 तक हो और 99 तक हो। इससे सिंपल सा मतलब है कि अगर आप 60 ईयर्स तक का कवर लेते हो, आप 60 ईयर से पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको वो पैसे अपनी फैमिली को दे देंगे। 70 ईयर्स में 70 ईयर्स, तो वैसे ही 99 तक। यहाँ पे जो बात समझने वाली है ना, विद एवरी 10 ईयर इंक्रीज आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर हम पॉलिसीज की एज बढ़ा रहे हैं तो कितना कितना प्रीमियम बढ़ रहा है। ये 2-2, 2.5 हज़ार आपको फर्क आता रहेगा। पर आपने एक ही समझनी है, इसका पॉलिसी का क्या मोटिव था। पॉलिसी का मोटिव था कि मैं जब तक रहूं, सपोज करो 60 ईयर तक आपकी अर्निंग एज है, तब तक आपकी फैमिली को ये कवर करे। उसके बाद मुझे लगता है कि आपकी तब तक, अगर आप 60 ईयर तक हो, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली होगी कि आपको जरूरत नहीं है कवरेज की। बाकी चॉइस आपकी है। मैं चाहूंगा आप एक्स्ट्रा प्रीमियम ना पे करो, अपने आप को 60 ईयर तक कवर करो। उसके बाद आपकी फैमिली खुद भी देख लेगी और आपने कुछ कॉर्पस भी इकट्ठा कर लिया होगा। बिकॉज अगर 2-4 हज़ार और 5,000 भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ना, वही अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा दोगे ना, तो 1-2 करोड़ से ज्यादा तो वही बना देगा। एंड इन दी एंड वो कम से कम आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस का पार्ट तो होगा। इस करके 60 ईयर मेरे मुताबिक आइडियल है। बाकी ये हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। पॉइंट रह गया वो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपने ना क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखनी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कि आपकी जो पॉलिसी है ना, जितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा होगा उतने ज्यादा क्लेम दिए। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना लुक्रेटिव ऑफर देके ना आपका ना दिमाग खराब करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे क्या है कि आप पेमेंट ऑप्शन कैसे रखोगे। आप मंथली करना चाहते हो, आप ईयरली करना चाहते हो, जो मोस्ट कॉमन है, या इसको बोलते हैं लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन। आप 10 साल में सारी पेमेंट दे दो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, या 20 साल में दे दो, या आप 30 साल में दे दो, यहाँ सिंगल टाइप ऑप्शन। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप मंथली देते हो, जैसे हम लगा के चलते हैं ये 1400 रुपया मंथली है, वही अगर आप ईयरली दोगे तो वो पूरे ईयर का कोलैबोरेटिव आपको एक बारी में देना पड़ेगा। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन ले लो, मैं कहता हूँ बढ़िया है। जो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है ना, उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, लिमिटेड पेमेंट से और वन टाइम पेमेंट से। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब लिमिटेड पेमेंट क्या है, उसमें क्या है, अगर आप 10 साल में दे रहे हो ना, तो आपको काफी सारा पैसा इकट्ठा देना पड़ रहा है। बॉस, अगर वही पैसा आपने कहीं और इन्वेस्ट किया होगा तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगा। आप मंथली देते हो 1400, इकट्ठा देना पड़ रहा है 2.5-3 लाख। आपने आज 1400 की दे रहे हो, कल 1400, हर मंथ 1400 दे रहे हो, और 2.5 लाख एक दिन देना है। यार आज 1400 देके वो 2.5 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर दो, अगर आप वो 2.5 लाख इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो जब तक आप ये 1400 दोगे, और बाद में तो आपको 1400 की वैल्यू भी नहीं रहनी है। ये 2.5 लाख अगर अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 14% का रिटर्न मिलता है ना, मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा रहा हूँ ना, आपकी आंखें शौक रह जाएंगी। आपकी 20 साल या 30 साल के बाद वो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कितना बढ़ाने वाला है। राइडर एंड एड ऑन, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ मेन आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल कवर, डिसेबिलिटी। ये क्रिटिकल इलनेस को क्या है, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, इनके ना 50 से 60 इलनेसेस हैं, तो आपको एक लमसम अमाउंट ये दे देंगे। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को प्री हिस्ट्री है ऐसी डिजीज की, तो पक्का आपको ये लेनी चाहिए, बिकॉज आपको ये काम आ सकती है। दूसरी एक्सीडेंटल कवर, भगवान ना करे आपको एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक लमसम अमाउंट आपको पे करेंगे। उसके बाद है डिसेबिलिटी।
डिसेबिलिटी में क्या होता है कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है इन द टेन्योर, सपोज 60 ईयर तक की आपकी इंश्योरेंस है, आपको कोई चोट लग गई तो आपको ना इसकी जो इंश्योरेंस है ना वो आपको उसका जो प्रीमियम वो आना बंद हो जाएगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये एड ऑन कवर लेते हो। बट पॉइंट यहाँ पर वही है, अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं होती है तो एक एक्स्ट्रा सम है जो आप कॉन्टिन्यूसली पे कर रहे हो। बट यहाँ पे एक चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है, बिकॉज अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो ना तो आपने ना टर्म इंश्योरेंस भी लेनी है और अपने हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, मैं बोलूँगा इसको ना हेल्थ इंश्योरेंस में कवर करना इन चीज़ों को। हेल्थ इंश्योरेंस में ना कोई ये नहीं होता कि आपकी 15 साल तक ये कवर्ड है, 30 साल तक ये कवर्ड है, 20 साल तक ये कवर्ड है। ये आपकी फॉर लाइफ कवर होती है जब तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चल रही है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में ना कैप होता है, 15 साल का कैप, 30 साल का कैप, और ये हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होता। और स्पेशली ना मोस्टली बंदे हेल्थ इंश्योरेंस में ये ले लेते हैं, तो डबल डबल लेने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अब हम आ जाते हैं, अगर आपको क्लेम मिलता है, आप क्लेम कैसे ले सकते हो, ईयरली बेसिस और लमसम। अगर आपकी फैमिली में कोई मैच्योर नहीं है, जो आपको लगता है कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको समझ सकता है, तो आप उसको ईयरली कन्वर्ट करवा सकते हो। मेरा मानना है इसको लमसम लो, थोड़ा सा अपनी फैमिली को फाइनेंशियली एजुकेट करो, क्योंकि आपने एफडी में डाला, आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे घर चल गया और 2 करोड़ आपका है। कंपनी को तो फायदा हो रहा है यार, कंपनी ने क्या करना है वो इन्वेस्ट कर देना है, आपको उसने सिर्फ और सिर्फ 15 या 10 लाख साल के देने हैं, और बाकी के वो सारे के सारे पैसे उसके आपके पैसे में ना वो 1.5-2 करोड़ कमाएगा जो आप कमा सकते थे। तो उसको इन्वेस्ट करो, फैमिली को भी एजुकेट करो। मैं तो कहता हूँ फैमिली को ये वीडियो दिखाओ, उनको भी पता लगे, फैमिली को साथ लेके चलो, क्योंकि आपके जाने के बाद ना आपकी फैमिली भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और नॉलेजेबल होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर फैक्टर है कि अगर कोई आपको डर है, आपका कोई जान पहचान वाला धोखा देके सारे पैसे ना ले जाए, तो मजबूरी में आप वो प्लान कर सकते हो। अब मैं आपके लिए ना मिस्टेक्स बताते बताते इस वीडियो को सम आउट करूंगा। पहली बात, कम से कम जो आप पॉलिसी ले रहे हो आपकी इनकम की 20 टाइम्स। पॉलिसी कम से कम या 60 साल की लो, मैंने कहा 70-80 साल की लो। कभी भी अपनी पॉलिसी की जो डेट है, पॉलिसी की जो किस्त है, उसको टाइम पे दो। 40 साल तक आपने पे किया, किस्त आपने नहीं पे की, कल को आपकी पॉलिसी लैप हो जाएगी। मेडिकल हिस्ट्री कभी हाइड नहीं करनी। अगर कोई पॉलिसी कहती है मेडिकल टेस्ट करवा लो तो बिल्कुल करवा लो यार। आज ना प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हो ना, अगर वो पर्पस ही नल अवॉइड हो गया ना, तो कोई फायदा नहीं है इस पॉलिसी को खरीदने का। पॉलिसी को डिले नहीं करना, जल्दी जल्दी खरीद लो। जितना बाद में खरीदोगे उतना ये एक्सपेंसिव पड़ने वाला है आपको, और इसको ना एज ए लाइफ पॉलिसी ही लेके चलना, इसको इन्वेस्टमेंट प्लान ही लेके चलना। बिकॉज इन दी एंड ना इन्वेस्टमेंट के लिए ना आपके और बहुत चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगी। इसमें पैसे फंसा लोगे, थोड़े पैसे मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद अगर ज़रूरत भी पड़ेगी ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। एंड करने से पहले ना एक छोटी सी चीज़, आपके पास ना इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस भी होनी चाहिए इसके साथ साथ। अगर आपको नहीं पता इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, बिकॉज ये 3 फैक्टर्स ही हैं जो आपको डिफेंड करते हैं। मैंने इन पे भी डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, उनको देखो। थैंक यू।